नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई से पाठ 10 बूढ़ी काकी पढ़ेंगे, जो कि एक पूरक पठन है। बूढ़ी काकी ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। इनका जन्म 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में शीर्षस्थ स्थान पर लिया जाता है। चाहे उस युग में चाहे इस युग में, हम किसी भी युग की बात करें, भारतेंदु काल के युग की बात करें या आधुनिक काल के युग की बात करें, हर कहानीकारों में सबसे किसी को भी याद किया जाए पर किंतु मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपकी कहानियाँ उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। इनकी कई प्रमुख कृतियाँ हैं जो आपको पाठ्यपुस्तक में दी गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने गद्य संबंधी की ओर। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन अर्थात कहते हैं कि बुढ़ापे में इंसान बच्चों की तरह व्यवहार करता है, उसी को कहते हैं पुनरागमन। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। बूढ़ी काकी, यहाँ जो हमारी इस कहानी की पात्र है उनका नाम है बूढ़ी काकी। उनकी जिह्वा अर्थात जीभ से के स्वाद, जीभ का स्वाद के बारे में, अर्थात उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी अच्छी इच्छा के प्रतिकूल करते भोजन के समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली के डेपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग शब्द का अर्थ होता है झूठे वादे अर्थात झूठे सपने। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उनकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। यहाँ भलमनसाहत शब्द का अर्थ होता है सज्जनता, अर्थात बुद्धिराम की सज्जनता उन बूढ़ी काकी को खलती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था।
विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बन बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख मारकर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ी कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी न था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भांड? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है ना, जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी भी देर न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। बच्चों, इस कहानी को वीडियो में मैं आपको इस कहानी का यहीं तक का भाग प्रस्तुत करूंगी। आगे की कहानी को हम आपको अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस कहानी को पढ़ें और इसका आनंद उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।